कर रहे थे कि माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट और माइलोसाइट ये क्या बनाते हैं, ये प्रोलिफरेटिव या हम इसको माइटोटिक पूल कहते हैं। बाकी जो आगे रिमाइंडर यानी मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म्स और सेगमेंटेड जो ग्रेन्युलोसाइट है ये मैच्योर या पोस्ट माइटोटिक पूल कहेंगे। उसको हमने प्रोलिफरेटिव कहा था, इसको हम मैच्योर कह रहे हैं। उसको हमने माइटोटिक कहा, इसको हम पोस्ट माइटोटिक पूल कह रहे हैं। अब ये 12 दिन लेता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स फ्रॉम द माइलोब्लास्ट, 12 दिन लगेंगे। नॉर्मली बोन मेरो में माइलोइड सेल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ये एरिथ्रोइड सेल्स होते हैं। तो रेशो कितना होता है इसका, 2:1 होता है, 2:15:1, एवरी 3:1। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है वो मेटामाइलोसाइट्स का होता है और बैंड फॉर्म्स का होता है और सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का होता है। नॉर्मली हमारा बोन मेरो का जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसमें 10 to 15 टाइम ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स पाए जाते हैं पेरिफेरल ब्लड में। पेरिफेरल ब्लड से यानी 10 to 15 टाइम ज़्यादा पाए जाते हैं बोन मेरो स्टोरेज कंपार्टमेंट में। फॉलोइंग देयर रिलीज़ जैसे ही हुआ बोन मेरो से, तो ग्रेन्युलोसाइट जो है ना अपने 10 घंटे सर्कुलेशन में गुजारते हैं बिफोर कि वो टिश्यूज़ में जाए और वहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन। जो ब्लड पूल है ग्रेन्युलोसाइट का, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं इक्वल साइज़ के। एक सर्कुलेटिंग पूल होता है जिसमें ब्लड काउंट आ जाता है, ठीक है, सर्कुलेटिंग पूल में वो ब्लड काउंट आ गया। दूसरा होता है मार्जिनेटिंग पूल जो कि ब्लड काउंट में इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेन्युलोसाइट अपने 4 से 5 दिन जो है वो टिश्यूज़ में गुजारते हैं। 10 घंटे हमने कहा सर्कुलेशन में और 4 से 5 दिन टिश्यूज़ में गुजारते हैं इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय हों या फेगोसाइटोस हो जाए और मर जाएं ड्यू टू सेनेसेंस। टू कंट्रोल द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ ग्रेन्युलोसाइट हमारा फीडबैक सिस्टम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है सर्कुलेटिंग एंड टिश्यू ग्रेन्युलोसाइट्स ऑन द वन साइड एंड मैरो ग्रेन्युलोसाइट ऑन द अदर साइड। इनके दरमियान एक फीडबैक सिस्टम चल रहा होता है। ह्यूमोरल रेगुलेटरी सब्सटेंस जो हमारा ग्रेन्युलोपोएटिन होता है, ये एनालॉगस है बिल्कुल एरिथ्रोपोएटिन की तरह। ये भी आइडेंटिफाई हुआ है इन विट्रो स्टडीज़ बाय द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स एंड कैरेक्टराइज्ड एज ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हमने इसको कहा, एंड ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये एक ह्यूमोरल रेगुलेटरी सब्सटेंस है। काइनेटिक्स जो है मोनोसाइट्स की ये लेस वेल अंडरस्टूड है देन दैट ऑफ द माइलोइड सेल्स। मोनोसाइट्स अपने 20 से 40 घंटे जो है वो सर्कुलेशन में गुजारते हैं आफ्टर के वो लीव करें ब्लड को और एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज़ में चले जाएं और अपने फंक्शंस एक्टिव फाइगोसाइटोसिस वाला परफॉर्म करें। एक्स्ट्रा वास्कुलर अब इनका जो लाइफ स्पैन है यानी ब्लड से अलहदा टिश्यू वाला, टिश्यू मैक्रोफेजेस वाला, उसमें वो मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ब्लड मोनोसाइट्स से मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। तो वो महीनों से कुछ सालों तक का वेरी करता रहता है। अब डिटेल में हम आते हैं माइलॉइड सीरीज़ को पढ़ेंगे। डेवलपमेंट माइलॉइड सेल्स की माइलोब्लास्ट में से जो है ना वो फॉलोइंग सीक्वेंस में होती है। ये फिगर देखें, सबसे पहले हम देखते हैं माइलोब्लास्ट। इसकी डिटेल देखें तो माइलोब्लास्ट जो है ये वाला, ये अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल प्रीकर्सर होता है ग्रेन्युलोसाइट्स का, प्रीकर्सर है। नॉर्मली ये 2% हमारा टोटल मैरो सेल होता है। माइलोब्लास्ट वेरी करता है अपने साइज़ में, 10 to 18 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, लार्ज होता है, राउंड टू ओवल इसका न्यूक्लियस है देख ले, और इसके अलावा ये लार्जली फिल कर रहा होता है सेंटर सेल को, ठीक है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है कि वो फिल कर रहा है सेल को। इसका फाइन न्यूक्लियर क्रोमाटिन है और इसमें ना 2 to 5 वेल डिफाइंड पेल न्यूक्लियोलाई होंगे, 2 to 5। थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो डीपली बेजोफिलिक है और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये डिवॉइड है ग्रेन्यूल्स से। माइलोब्लास्ट जो है अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में उसके जो मतलब माइलॉइड सेल्स होते हैं, सॉरी माइलोब्लास्ट होते हैं, जो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के माइलोब्लास्ट होते हैं ना वो हाउएवर जो है वो शो करेंगे रॉड लाइक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होंगी उनमें, रॉड लाइक, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑर्स रॉड्स, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करती हैं कि उसमें एबनॉर्मल डेरिवेशंस हैं ऑफ प्राइमरी एज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, ये और इसके रॉड्स में होते हैं। जो न्यूक्लिया है अब सक्सेसिव स्टेजेस के दौरान ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइलोब्लास्ट वो प्रोग्रेसिवली कोर्स होता जाएगा उसका न्यूक्लिया और अपने न्यूक्लियोलाई को लूज़ करता जाएगा। जो इसमें 2 to 5 न्यूक्लियोलाई हैं वो भी ख़त्म होते जाएंगे जैसे इसकी जो है वो डेवलपमेंट होगी, और साइटोप्लाज्म जो है वो अपना ये ब्लू कलर भी लूज़ करता जाएगा। जैसे ही सेल्स मैच्योर
लाइजोसोमल ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे, मतलब जैसे ही सेल्स मेच्योर हुए तो उसमें लाइजोसोमल ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे। पहले नॉन स्पेसिफिक प्राइमरी एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल अपीयर होंगे, जो कि फिर फॉलो होगा बाय स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू द न्यूट्रोफिल्स, इनको यूजिनोफिल्स को और बेसोफिल्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। अब आते हैं इस दूसरे स्टेज पे, जो कि है प्रोमाइलोसाइट। ठीक है, तो प्रोमाइलोसाइट जो है ये स्लाइटली लार्जर है इस माइलोब्लास्ट की निस्बत, जैसा कि नज़र आ रहा है, और ये 12 to 18 माइक्रोमीटर डायमीटर का है। अब ये पॉज करता है एक राउंड टू ओवल न्यूक्लियस, और इसमें भी फाइन न्यूक्लियर क्रोमेटिन है जो कि स्लाइटली कंडेंस हुआ है अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, देखिए कंडेंस हुआ है थोड़ा बहुत, और इसमें न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, लेकिन वो अब लेस प्रोमिनेंट है और कम है अपने नंबर में एज़ कम्पेयर टू जितने इसमें थे माइलोब्लास्ट में। मेन जो डिस्टिंक्शन है प्रोमाइलोसाइट की माइलोब्लास्ट में से, वो उसके साइटोप्लाज्म में है, जिसमें एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, प्राइमरी या फिर नॉन स्पेसिफिक जो ग्रेन्यूल्स हैं वो इसमें मौजूद है। अब आते हैं इस तीसरे माइलोसाइट पे। माइलोसाइट जो है ये स्टेज है जिसमें स्पेसिफिक या फिर सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे साइटोप्लाज्म में। अकॉर्डिंगली जो सेल है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस स्टेज पे एज बिलोंगिंग टू द न्यूट्रोफिलिक, यूजिनोफिलिक या बेसोफिलिक माइलोसाइट। इन ग्रेन्यूल्स, इन सेकेंडरी ग्रेन्यूल के हिसाब से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स भी परसिस्ट करेंगे इस स्टेज में, लेकिन जो फॉर्मेशन है इन नए ग्रेन्यूल्स की, नए प्राइमरी ग्रेन्यूल्स की, वो नहीं होगी। मतलब है सही इसमें प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, लेकिन अभी बन नहीं रहे और स्टॉप हो गई है, ठीक है, फॉर्मेशन। और न्यूक्लियस जो है इसका माइलोसाइट का, ये जो है न्यूक्लियस वो इसेंट्रिक होगा, राउंड होगा, या ई से थोड़ा सा साइड पे है, राउंड है या ओवल होगा, और समवट कोर्स न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा, और इसमें कोई भी विजिबल न्यूक्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। माइलोइड सेल्स जो है वो अप टू द माइलोसाइट स्टेज कंटिन्यू करेंगे टू डिवाइड, और इसीलिए ये कंप्राइज करता है माइटोटिक या प्रोलिफरेटिव पूल, हम इसको इसीलिए कहते हैं। अब आता है मेटामाइलोसाइट। अब देखिए मेटामाइलोसाइट जो है ये स्टेज में 10 to 18 माइक्रोमीटर का डायमीटर हो गया सेल, और ये इसमें क्लियरली इंडेंटेड या हॉर्स शू शेप का देखिए न्यूक्लियस है, और इसमें न्यूक्लियोलाई बिल्कुल भी नहीं होगा। न्यूक्लियर क्रोमेटिन इसमें डेंस है, क्लम्प्ड है। साइटोप्लाज्म में दोनों होंगे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है, दोनों होंगे ग्रेन्यूल्स। मेटामाइलोसाइट्स जो है ये बेस्ट डिस्टिंग्विश होंगे हमारे मोनोसाइट से बाय द क्लम्प्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन, वाइल द लेटर जो मोनोसाइट होता है उसमें फाइन न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, ठीक है। ये देखिए मोनोसाइट है तो इसमें फाइन न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, जबकि इसमें जो है हमें क्लम्प्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन मिलेगा मेटामाइलोसाइट। तो ऐसे हम इसको बेस्ट डिस्टिंग्विश करते हैं। देन आती है ये बैंड फॉर्म। बैंड फॉर्म में क्या है कि ये जुवेनाइल ग्रेन्युलर साइट होता है असल में, 10 to 16 माइक्रोमीटर डायमीटर का। इसमें और ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगी इस न्यूक्लियर क्रोमेटिन की, और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी न्यूक्लियर शेप की इनटू द बैंड कन्फिगरेशन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस का, ठीक है। न्यूक्लियर शेप जो है वो बैंड फॉर्म में आ गई है, और अपनी इसकी थिकनेस एक ही है, यूनिफॉर्म है। फिर आता है ये नंबर 6 सेगमेंटेड ग्रेन्युलोसाइट, जो मेच्योर पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, नेमली हमारी न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल, बेसोफिल। अब ये सेपरेटली हम डिस्क्राइब करेंगे। कॉमन जो सरफेस मार्कर्स होते हैं सारे स्टेजेस ऑफ द माइलोइड सीरीज़ के, उनमें कौन से इनमें सरफेस मार्कर होंगे? CD33, CD13, CD15। हाउएवर स्टेजेस जो है फ्रॉम माइलोसाइट से लेके, यहाँ से लेके टू मेच्योर न्यूट्रोफिल्स तक, ये भी कैरी करते हैं CD11B एंड CD14, ठीक हो गया। बैंड फॉर्म जो है ये वाली और मेच्योर न्यूट्रोफिल, इनमें फर्दर CD10 भी होता है और CD16 भी होता है। तो ये कॉमन सरफेस मार्कर याद रखने हैं आपने। अब हम आते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज़ पे, ये वाली, ठीक है। मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज सेल्स की जो है दो कंप्राइज करती है, पार्ट ऑफ माइलोइड सीरीज अलॉन्ग विद द ग्रेन्युलोसाइटिक सीरीज, लेकिन अब ये डिस्क्राइब हुई है सेपरेटली इन द व्यू ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजिक स्टेजेस इन देयर मैच्योरेशन। मोनोब्लास्ट देखें सबसे पहला, यही मोनोब्लास्ट जो है वो लीस्ट मेच्योर होता है, लीस्ट मेच्योर ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल सेल ऑफ द मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज। ये बिल्कुल सिमिलर है इन अपीयरेंस टू द माइलोब्लास्ट की तरह ही है ये मोनोब्लास्ट, एक्सेप्ट के इसमें जो है ये ग्राउंड ग्लास साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, विथ इर्रेगुलर बॉर्डर्स होंगे,
साइटोप्लाज्म के, और शो करेगा फैगोसाइटोसिस एज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इनगल्फ्ड रेड सेल्स इन द साइटोप्लाज्म में हमें मिलेंगी, ठीक है। हाँ, अगर डिफरेंशिएशन जो है माइलोब्लास्ट से एट टाइम्स डिफ़िकल्ट होती है बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इसीलिए प्रेफरेबल है कि हम कहें इसको अर्लीस्ट प्रिकर्सर ऑफ द ग्रेन्युलोसाइटिक सीरीज़ एज अ माइलोमोनोब्लास्ट, तो हम इसको ये वाला नाम देते हैं माइलोमोनोब्लास्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आता है प्रोमोनोसाइट, ये स्टेज। अब प्रोमोनोसाइट क्या है? ये एक यंग मोनोसाइट है जो कि 20 माइक्रोमीटर का है ये डायामीटर में, और ये लार्ज इंडेंटेड देखें न्यूक्लियस पोजेस करता है, और इसमें जो है न्यूक्लियोलस भी है। साइटोप्लाज्म इसका बेजोफिलिक है, और इसमें एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते, देखें बिल्कुल भी नहीं है, और इनमें फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे जो कि लार्जर होंगे देन दोज इन द मैच्योर मोनोसाइट। कैसे होंगे? फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। उसके बाद आ जाता है ये मोनोसाइट स्टेज। देखिए ये अब आ गया, इस टिश्यू से ब्लड में आ गया। इसमें क्या होगा कि मैच्योर जो फॉर्म होती है मोनोसाइटिक सीरीज़ की, वो डिस्क्राइब्ड बिलो, जबकि ट्रांसफॉर्म जो स्टेजेस होते हैं इन सेल्स के वो वेरियस टिश्यूज़ में होते हैं, दैट इज़ के वो मैक्रोफेज होते हैं ये, और ये ना रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट होता है। ये हम चैप्टर 4 में डिस्कस किया है हमने। तो मोनोसाइट मैक्रोफेज जो सीरीज़ है ये, इसके स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं फैगोसाइटोसिस, सिक्रीट एक्टिव प्रोडक्ट्स जैसे लाइजोजाइम, न्यूट्रल प्रोटीएजेस सिक्रीट करते हैं, एक्टिव हाइड्रोलेजेस, कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ट्रांसफेरिन, फाइब्रोनेक्टिन, न्यूक्लियोसाइड्स, सेवरल साइटोकाइंस जिनमें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरलिकिन 1, 8, 12, 18 ये आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सिक्रीट करते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं लीनिएज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल CD14, सेल सरफेस LPS रिसेप्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लिम्फोपोइसिस पे। ये फिगर कंप्लीट हुआ, इस वाले से पस सेल बनता है टिश्यू में न्यूट्रोफिल से, और ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो साइट और फॉर्मेशन और काइनेटिक देखें तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं और हमारे प्लाज्मा सेल, ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी के। मैन में बोन मेरो में और थाइमस जो हैं, बोन मेरो और थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फोपोइटिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी। जहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल्स की स्पॉन्टेनियस डिवीजन होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटीजेनिक स्टिमुलाई। सेकेंडरी या जो रिएक्टिव लिम्फोइड टिश्यू है ये प्राइमरी था, सेकेंडरी वाला जो है वो लिम्फ नोड्स का बना होता है, स्प्लीन का, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू गार्ड। अब ये साइट्स एक्टिवली प्रोड्यूस करती हैं लिम्फोसाइट्स को अपने जर्मिनल सेंटर्स से, फ्रॉम द जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लिम्फोइड फॉलिकल्स एज अ रिस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलाई। इसमें एंटीजेनिक स्टिमुलाई होगा सेकेंडरी वाले में, प्राइमरी में नहीं था। इसके बाद कह रहा है कि लिम्फोसाइट्स हैं वो पास करेंगे थ्रू अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इन द कोर्स ऑफ देयर एवोल्यूशन इनटू द लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट में ये सीरीज़ होगी चलेगी, लिम्फोसाइट सब पॉपुलेशन बनेंगी और सबसेट्स बनेंगे। अब इसमें आती है माइग्रेशन होगी इमेच्योर लिम्फोसाइट्स की अदर ऑर्गन्स के अंदर, जैसे थाइमस में जाएगा, फिर वो वहाँ पे लोकली प्रोड्यूस्ड फैक्टर्स उन पे एक्ट करेंगे। फंक्शनली हमारी जो ये लिम्फोसाइट्स हैं ये डिवाइड हुए हैं T and B सेल्स में और नेचुरल किलर सेल्स में। डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये कि मतलब वेदर ये इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो हमारे T सेल्स हैं, या ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में जो हमारे B सेल्स हैं, या ये पार्ट बनाते हैं हमारे नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी का और किलर की तरह एक्ट करते हैं कुछ वायरसेस के लिए, तो ये नेचुरल किलर सेल्स होंगे। यानी इस हिसाब से इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। मैन में B सेल्स जो हैं वो डिराइव बोन मेरो के स्टेम सेल्स होते हैं, जबकि जो बर्ड्स होते हैं ना उनमें ये बर्सा और फैब्रिसियस से डिराइव होते हैं B सेल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट BCQ है। आफ्टर द एंटीजेनिक एक्टिवेशन, यानी एंटीजेनिक एक्टिवेशन के बाद क्या होगा कि B सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और वो मैच्योर होंगे प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती हैं स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़। T सेल्स होते हैं ना वो भी बोन मेरो में बनेंगे और पॉसिबली थाइमस में। नेचुरल किलर सेल्स को B या T सेल मार्कर्स नहीं होते, ना ही ये सेल्स जो है वो थाइमस इनको नहीं चाहिए होता फॉर द डेवलपमेंट। कंसेप्ट T, B और नेचुरल किलर सेल्स का अलॉन्ग विद द लिम्फोसाइट सब पॉपुलेशन और उनके फंक्शन हमने पहले चैप्टर 4 में 3rd ईयर में पढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं लिम्फोइड सीरीज़ पे। इस 14.5 फिगर को भी हम साथ साथ देखेंगे।
तो सबसे पहला इसकी जो मैचुरेशन है, मैचुरेशन के स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स वो इस फिगर में इलिस्ट्रेटेड है। सबसे पहला होता है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट जो है ना, ये देखिए अर्लीस्ट आइडेंटिफाइबल प्रीकर्सर होता है इस लिम्फोइड सीरीज़ का, और ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल होता है असल में। ठीक है, ये बहुत ही लार्ज सेल है, 10 to 18 माइक्रोमीटर डायमीटर का है। इसमें राउंड टू ओवल देखें न्यूक्लियस भी है, स्लाइटली क्लम्प्ड या स्टिप्ल्ड न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा, स्लाइटली क्लम्प्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी डेंस होती है, और जो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं वो कम होते हैं, तकरीबन 1 या 2 होते हैं, कंपेयर टू जितना हमने माइलोब्लास्ट में पढ़ा था उसमें 2 से 5 होते थे। तो साइटोप्लाज्म इसका जो है ये देखें स्कैंटी होगा, थोड़ा सा बेजोफिलिक होगा, और ग्रेन्युलर भी नहीं है, नॉन ग्रेन्युलर। अब डिस्टिंग्विशिंग मॉर्फोलॉजिक फीचर्स जो हैं बिटवीन द माइलोब्लास्ट और इस लिम्फोब्लास्ट के डिफरेंस वो समराइज है टेबल। ये टेबल देखिए, साइज़ की बात करें, हमने जो माइलोब्लास्ट पढ़ा था वो 10 to 18 था, ये भी 10 to 18 लार्ज है। न्यूक्लियस उसका राउंड टू ओवल था, इसका भी राउंड ओवल है, बस फ़र्क न्यूक्लियर क्रोमेटिन का देखिए, उसमें फाइन मैश वर्क था, लेकिन हमने यहाँ बात की कि इसमें जो है लिम्फोब्लास्ट में स्लाइटली क्लम्प्ड होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने कहा इसकी फेयरली देखिए डेंस है, वहाँ फाइन थी, वेरी फाइन। न्यूक्लियोलाई उसमें ज़्यादा थे माइलोब्लास्ट में 2 to 5, और यहाँ पे न्यूक्लियोलाई देखिए 1 to 2 है, थोड़े से होंगे। साइटोप्लाज्म इसका बिल्कुल स्कैंटी थोड़ा सा है, क्लियर ब्लू है और ए ग्रेन्युलर, वहाँ पे भी स्कैंटी था, ब्लू था, ए ग्रेन्युलर था, और उसमें और रॉड्स जो हैं वो हमने कहा था पाई जाती हैं, जो कि प्राइमरी एज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स की डेरिवेटिव होते हैं। कौन सी? ओवर रॉड्स। ये आ गया माइलोब्लास्ट का और लिम्फोब्लास्ट का फ़र्क। तो लिम्फोब्लास्ट के बाद अब दूसरा स्टेज होता है ये प्रोमाइलोसाइट। अब ये स्टेज जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है बिटवीन द लिम्फोब्लास्ट एंड द मैच्योर लिम्फोसाइट, इन दोनों के दरमियान वाला, ये यंग लिम्फोसाइट्स जो है 9 to 18 माइक्रोमीटर डायमीटर के, इनमें राउंड या इंडेंटेड न्यूक्लियस होगा, स्लाइटली ये स्टिप्ल्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा इंडेंटेड है, स्टिप्ल्ड है, और कोर्स क्रोमेटिन होगा, और उसमें सिर्फ 0 to 1 न्यूक्लियोलाई होंगे, उसमें 1 to 2, इसमें 0 to 1, कम हो रहे हैं न्यूक्लियोलाई। लास्ट में लिम्फोसाइट है, ये मैच्योर लिम्फोसाइट डिस्क्राइब बिलो है। तो मैच्योर जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इन हेल्थ एंड रिएक्शन इन डिजीज़ देखेंगे। नॉर्मली हमारे सिर्फ मैच्योर वाले जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, अब हम बात करें ल्यूकोसाइट्स की, ठीक है, लिम्फोसाइट्स की बात नहीं हो रही, ल्यूकोसाइट्स जो यूज़ोफिल बेसोफिल के होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे सिर्फ जो मैच्योर ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, जिनमें आ जाते हैं पोलीमॉर्फ लिम्फोसाइट्स, ये भी आ जाते हैं उसी में ही, मोनोसाइट्स आते हैं, यूज़ोफिल बेसोफिल, ये हमारे पेरिफेरल ब्लड में सिर्फ मैच्योर वाले पाए जाएंगे। नॉर्मल रेंज टोटल और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की, टोटल एंड डिफरेंशियल TLC एंड DLC, वो एक्सप्रेस होती है सीक्वेंशली PLMEB। हेल्थ इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, वो टेबल 14.2 में गिवन है, ये देखें इस टेबल में। याद करने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्ट्स में जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, टोटल की अगर हम बात करें, ठीक है, जिनमें ये सारे आ जाते हैं, ये सारे कंपोनेंट टोटली अगर देखें तो एडल्ट में ये होता है 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। इन्फेंट्स जो फुल टर्म बर्थ होता है उस पर 10,000 to 25,000 होता है, लेकिन अगर 1 साल का इन्फेंट है तो उसका 6,000 से 16,000 हो जाएगा। चिल्ड्रन 4 से 7 ईयर तक के 5,000 to 15,000 होता है, लेकिन जो 8 to 12 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं उनमें 4,500 से लेके 13,500 तक। अब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एडल्ट्स का देखें तो डिफरेंशियली जो है पोलीमॉर्फ यानी जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना उनके, वो 40 to 70% होते हैं। ये आपने याद करना है कि 2000 से लेके 7,500 पर माइक्रोलीटर होते हैं, और उनके लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 1500 से 4000 लिम्फोसाइट्स होते हैं एडल्ट्स में। ये जो लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े अभी, जिसमें से टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल बनते हैं ना, लिम्फोसाइट ये 20 to 50% होते हैं, यानी 1500 से 4000। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये 200 to 800 माइक्रोन पर लीटर होते हैं, यानी 2 to 10%, और यूज़ोफिल 40 to 400, बेसोफिल 10 to 100 पर माइक्रोन लीटर, और इनका ये परसेंटेज भी देख लें, बेसोफिल लेस देन 1% होते हैं, यूज़ोफिल 1 to 6%। वाइट सेल्स का जो काउंट होता है ना, वो टेंड होता है टू बी हायर इन द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, जैसा हमने टेबल में देखा, देन इन द एडल्ट्स, ठीक है, बच्चों में और इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है। ये ऑल्सो नॉर्मली अंडरगो करते हैं माइनर डिग्री ऑफ डायर्नल वेरिएशन विथ स्लाइट राइज इन द आफ्टरनून में, यानी बढ़ जाते हैं, डायर्नल वेरिएशन होती है इनमें। टोटल वाइट सेल काउंट जो है नॉर्मली हाई प्रेगनेंसी में होता है, डिलीवरी के बाद, और यूजुअली रिटर्न कर जाता है नॉर्मल 1 हफ्ते के अंदर। पैथोलॉजिकल वेरिएशन जो आती है वाइट सेल की वैल्यूज़ में, टुगेदर विद ब्रीफ रिव्यू ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन, वो अभी हम नीचे देखेंगे जो इनकी पैथोलॉजिकल वेरिएशन है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमॉर्फ्स की, यानी न्यूट्रोफिल्स की। तो
मॉर्फोलॉजी देखें तो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स यानी PMN ये कॉमनली कहलाते हैं पॉलीमॉर्फ, या हम इनको न्यूट्रोफिल भी कहते हैं, ठीक है। ये 12 to 15 माइक्रोमीटर के होते हैं डायामीटर में, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। और इनमें डेंस न्यूक्लियस होता है जिसके 2 से 5 लोब्स होते हैं। तो पेल साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और इसमें न्यूमरस फाइन वॉयलेट पिंक कलर के देखें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये लाइजोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं और इनमें सेवरल इंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये ग्रेन्यूल्स 2 तरह के होते हैं, ये लाइजोसोमल ग्रेन्यूल्स कौन से होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी एजोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो बड़े होते हैं और इनमें कोर्स अपीयरेंस होती है अर्ली एट द प्रोमाइलोसाइट स्टेज। और ये जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इनमें हाइड्रोलेज होगा, ये अच्छी तरह रट लें। हाइड्रोलेज होगा, इलास्टेज, माइलोपेरोक्सीडेज, कैथेप्सिन जी, कैटाइनिक प्रोटीन्स, परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन एंड माइक्रोबिसाइडल प्रोटीन जिसको हम डिफेंसिन्स कहते हैं। दूसरे होते हैं इनमें सेकेंडरी या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, वो छोटे होते हैं और ये ज़्यादा होते हैं, तो ये फिर लेट माइलोसाइट स्टेज पे अपीयर होते हैं सेकेंडरी वाले। उनमें MPO नेगेटिव होता है, ये MPO नेगेटिव होते हैं, उनमें लेक्टोफेरिन होता है, माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव, इनमें लेक्टोफेरिन होगा, NADPH ऑक्सीडेज होगा, हिस्टामिनेज, विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन एंड रिसेप्टर्स फॉर द कीमो अट्रैक्टेंट एंड फॉर लेमिनिन के लिए भी रिसेप्टर्स होंगे। ठीक हो गया। अब नॉर्मल फंक्शन जो है इनका न्यूट्रोफिल्स का क्या होता है कि ये 3 मेन फंक्शन कीमोटैक्सिस करते हैं, सेल की मोबिलाइजेशन, जिसमें मतलब सेल जो है ना वो अट्रैक्ट होता है बैक्टीरिया की तरफ, या साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन फॉरेन पार्टिकुलेट मैटर जो टाइनी साइज के होते हैं उनको खा लेते हैं, और बाय एक्टिवली मोटाइल न्यूट्रोफिल्स। थस पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स जो है ना ये माइक्रोफेजेस की तरह एक्ट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट एज मैक्रोफेजेस। ये माइक्रोफेजेस हैं, टाइनी चीज़ों को खाएंगे, वो मैक्रोफेजेस होते हैं, बड़ी चीज़ों को खाएंगे। तीसरा इनका काम होता है न्यूट्रोफिल्स का किलिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेडिएट होता है बाय किलिंग की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है, और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे से, जो हमने 3rd ईयर में पढ़े हुए हैं चैप्टर 3 में। अब इसकी बात करते हैं पैथोलॉजिक वेरिएशन की। क्या होती हैं पैथोलॉजीज? न्यूट्रोफिल्स में वेरिएशन उनके काउंट का आता है, मॉर्फोलॉजी में, और डिफेक्टिव फंक्शन होता है इनका। काउंट में कैसे वेरिएशन आती है कि इनका जो नंबर होता है ना न्यूट्रोफिल काउंट वो बढ़ जाता है, इसको कहते हैं न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस या न्यूट्रोफीलिया, या फिर कम हो जाता है इनका काउंट यानी न्यूट्रोपीनिया। वेरियस डिजीज में ऐसा होता है। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस, अगर डिटेल में देखें यानी इनका काउंट, तो इंक्रीज इन द सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल जो कि 7500 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके 2000 to 7500 पर माइक्रोलीटर होता है, तो 7500 से ज़्यादा हो जाए तो यानी न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस हुई है। ये कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस है, और ये ज़्यादातर होती है अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, ठीक है। कुछ कॉमन कॉजेज़ अब इसके क्या हैं, क्यों होती है ये न्यूट्रोफीलिया? अक्यूट इन्फेक्शन हो गया, लोकल या जनरलाइज्ड, स्पेशली कोकाए का होता है, लेकिन ये आल्सो सर्टेन बेसिलाई, फंजाई, स्पायरोकीट्स, पैरासाइट्स, कुछ वायरसेस उनसे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नमूनिया, पॉलिसिस्टाइटिस हो गया, सेल्फिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में डिप्थीरिया, प्लेग, पेरिटोनाइटिस, एपेंडिसाइटिस, एक्टिनोमाइकोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, एब्सेसिस, फरंकल्स, कार्बंकल्स, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन सारे इन्फेक्शन में यानी एक्यूटली जो है वो बढ़ जाता है न्यूट्रोफिल्स का नंबर। नंबर 2, किसी इन्फ्लामेशन में, अदर इन्फ्लामेशन में टिश्यू डैमेज जो रिजल्ट करता है बर्न्स की वजह से, ऑपरेशंस, या इस्केमिक नेक्रोसिस जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, गाउट, कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ में, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, इस तरह की इन्फ्लामेशन में भी बढ़ जाता है। तीसरा कॉज है इंटॉक्सिकेशन हो जाए, जैसे यूरेमिया, डायबिटिक कीटोसिस में भी बढ़ जाता है, एक्लैम्पशिया, पॉइजनिंग बाय द केमिकल्स एंड ड्रग्स। ठीक हो गया। इसके अलावा अक्यूट हेमरेज में भी इंटरनल हो रही हो या वो एक्सटर्नल हेमरेज, तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। अक्यूट हीमोलाइसिस टूट रहे हो RBC तो भी बढ़ जाएगा। डाइसेमिनेटेड मैलिग्नेंसीज हों पूरी बॉडी में तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में जैसे माइलॉइड ल्यूकीमिया में होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा में, और माइलॉइड मेटाप्लेजिया में। मिसक्लेनियस में अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दें उसके बाद बढ़ जाते हैं न्यूट्रोफिलिया, और इडियोपैथिक न्यूट्रोफिलिया भी होता है। अब बात करें कि इनका नंबर कम क्यों होगा, न्यूट्रोपीनिया कब होगी? नॉर्मल रेंज हमने बात की 2000 होता है, तो अगर ये 2500 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया हुई है, और ये प्रोन है कि उसको अब रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है इस वाले पेशेंट को, क्योंकि न्यूट्रोफिल तो चाह रहे होते हैं, तो इन्फेक्शन से कौन बचाएगा अब? तो कुछ जो कॉमन कॉजेज़ हैं न्यूट्रोपीनिया के, हैंस ल्यूकोपीनिया के, वो कौन से हैं?
अब इसमें कुछ इन्फेक्शंस है, टाइफॉइड हो गया, पैराटाइफॉइड, ब्रूसिलोसिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, मलेरिया, काला आज़ार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजीज़, ये इन वाले इन्फेक्शन याद कर लें तो इनमें न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, ओवरवेलमिंग अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, स्पेशली पेशेंट जिनकी पुअर रेजिस्टेंस है, जैसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट या सेप्टिसीमिया में। नंबर 3, ड्रग्स और केमिकल्स और फिजिकल एजेंट्स जो एप्लेजिया करवा दें बोन मेरो का, तो न्यूट्रोपीनिया होगा। एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए, नाइट्रोजन बस्टर्स, बेंजीन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। और कुछ ड्रग्स जो है ना न्यूट्रोपीनिया करवाती हैं क्योंकि इंडिविजुअल की सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी अमीडोपायरिन, फिनाइलबिटाजोन। कुछ एंटी बैक्टीरियल वाली क्लोरामफेनिकोल हो गई, कोट्रीमोक्साजोल, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी थायराइड, हाइपोग्लाइसेमिक एंड हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक्स भी कुछ कराती हैं न्यूट्रोपीनिया। नंबर 4 बात करें सर्टेन हेमाटोलॉजिकल एंड अदर डिजीजेस। पर्निशियस अनीमिया में कम हो जाते हैं, एप्लास्टिक अनीमिया में, सिरोसिस ऑफ लिवर में विथ स्प्लीनोमेगाली, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, इसलिए गॉशर्स डिजीज। ठीक है, गॉशर्स डिजीज़ में भी। नंबर 5 कचेक्सिया में भी कम हो जाता है, डेबिलिटी में भी। एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन में न्यूट्रोपीनिया होता है। सर्टेन रेयर हेरिडिटरी कंजेनाइटल फैमिलियल डिसऑर्डर जैसे कि साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया होता है, प्राइमरी स्प्लीनिक न्यूट्रोपीनिया, इडियोपैथिक बिनाइन न्यूट्रोपीनिया। तो ये भी कॉज है न्यूट्रोपीनिया का। तो पैथोलॉजिक वेरिएशन हमने कर ली न्यूट्रोफिल्स की, अब हम उनकी मॉर्फोलॉजी की वेरिएशंस देखते हैं। कुछ जो कॉमन वेरिएशन आती है न्यूट्रोफिल्स की मॉर्फोलॉजी में वो 14.7 में शोन है। तो ये वाला जो फिगर है, हाँ इसमें नंबर 1 है ग्रेन्यूल्स, हैवी डार्क स्टेनिंग कोर्स टॉक्सिक। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। ठीक है, कोर्स टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स है, हैवी डार्क स्टेन हो रहे हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। दूसरी है कि वैक्यूल्स बन जाते हैं। अब वैक्यूल्स की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सेप्टिसीमिया जब हो जाती है तो उसमें साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन हो जाती है। ठीक है, सेप्टिसीमिया वगैरह में। फिर है डॉल बॉडीज़। देखिए डॉल बॉडीज़ क्या है, ये स्मॉल राउंड या फिर ओवल पैचेस होते हैं जो कि 2 to 3 माइक्रोमीटर के साइज़ के होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इस तरह के। तो ये